मोदी जी ने कहा था कि अब देश सुरक्षित हाथों में है। अगर सुरक्षित हाथों में होता तो जो कल आतंकी हमला हुआ क्यों होता? देखिए, निश्चित तौर पर देश सुरक्षित हाथों में है। इन नेताओं की वजह से समाज में जो खाई हिंदू और मुस्लिम के बीच में बन रही है, आगे आने वाले समय में इसके बड़े दूरगामी और दुष्परिणाम होंगे। हिंदुओं के प्रति अपना जहर उगला और ये जो आतंकवादी आए, इन्होंने किस प्रकार से हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ के घटना को अंजाम दिया, तो निश्चित तौर पर इसमें पाकिस्तान का तो हाथ है। नमस्कार, आगाज टाइम्स में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज आगाज टाइम्स के मंच पर हमने आमंत्रित किया है बीजेपी के प्रवक्ता आशीष तिवारी जी को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आगाज टाइम्स के मंच पर आपका। सर, कैसे हैं? बस मैं बहुत अच्छा हूँ, आप ठीक हैं? बढ़िया, मैं भी ठीक हूँ। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो सियासत है बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। इस तपन के साथ, मौसम के तपन के साथ सियासत भी गरमाई हुई है। क्यों इतना सब कुछ हो रहा है? देखिए, जो सियासत होती है उसमें अगर तपन ना हो तो फिर सियासत कैसी, और तपन होगी तभी तो कुछ अच्छा होगा। तो सियासत को तो तपन के साथ ही रहना चाहिए। और बस ये है कि कुछ तपन होती है जो अच्छाई के लिए होती है और कुछ खराबी के लिए होती है। तो मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो तपन हो वो अच्छाई के लिए हो, सियासत अच्छाई के लिए हो। लेकिन प्रायः देखने में ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत को खराब करने की कोशिश करी जा रही है। कौन लोग हैं? और निश्चित तौर पर समाज में हर तरीके के लोग होते हैं। वो लोग हैं जो समाज का सामाजिक सौहार्द खराब करना चाहते हैं, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज का बंटवारा करना चाहते हैं। उनकी अपनी राजनीति ही जातिगत हो गई है, धर्म पर आधारित हो गई है। तो ऐसे लोगों से निश्चित तौर पर बचना चाहिए, वरना ऐसे जो लोग हैं उनकी वजह से समाज का सौहार्द तो खराब होता ही है। एक कुंठा और पीड़ा भी बीच में हो जाती है कि ऐसा कुछ अगर होगा तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में एक दूसरे से व्यक्ति बात नहीं करेगा, क्योंकि जातिगत आप भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से जहर घोलने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा इस तपन और सियासत से बचना चाहिए। मोदी जी ने कहा था कि अब देश सुरक्षित हाथों में है। अगर सुरक्षित हाथों में होता तो जो कल आतंकी हमला हुआ क्यों होता? और फिर ये भी कहा 370 जब धारा हटी तो कहा कि आतंकवाद खत्म हो गया है। नोटबंदी करके आतंकवादियों की कमर तोड़ने की बात कही थी। फिर ऐसे क्यों चीजें सामने आ रही? देखिए, निश्चित तौर पर देश सुरक्षित हाथों में है। सन 2014 के पहले आपको याद होगा कि हमारे बॉर्डर्स की क्या स्थिति थी। वहां पर हमारे सैनिक किस प्रकार से शहीद कर दिए जाते थे। वहां पर जो आतंकवादी टाइप के लोग हुआ करते थे, आपने देखा होगा कश्मीर में, जम्मू में किस प्रकार से सेना के जो हमारे जवान हैं उनको किस प्रकार से पत्थरबाजी करके उनको मारना, उनके ऊपर और तरीके से हमला करना। और आपने ये भी देखा होगा कि किस प्रकार से हमारे सैनिकों के सर काट के फुटबॉल बना के खेला गया था। वो जो रोज रोज की घटनाएं थी, वो आतंकवादी घटनाएं जो रोज कश्मीर में होती थी, वो लाल चौक का वो चौराहा जहां पर पाकिस्तानी झंडे लहराने का काम किया जाता था, वो कश्मीर घाटी जो शांति का प्रतीक है, उस शांति के प्रतीक उस घाटी के अंदर में किस प्रकार से लहूलुहान होता था। रोज रोज के हिसाब से वहां पर आतंकवादी कोई ना कोई घटना को अंजाम देते थे। 2014 के बाद में आपने देखा होगा कि बिल्कुल आराम से ये देश चल रहा है। उसके बाद में अभी धारा 370 हटी। कश्मीर की जो जीडीपी है जम्मू कश्मीर की, पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी गुना बढ़ रही थी। कश्मीरी आज शांति से रह रहा था, खुश था, चूंकि उसकी इनकम बढ़ रही थी। कितने सैलानी वहां पर दर साल वहां पर जाना कर रहे थे। 2-2 करोड़ 4 करोड़ से ज्यादा वहां सैलानी जा चुके थे। तो वो वहां पर खर्च करने ही जाते थे। वो कश्मीर जहां आतंकवादी घटनाएं होती थी वहां पर खुशहाली आ रही थी। तो निश्चित तौर पर ये सारी जो चीजें हुई 2014 के बाद हुई, लेकिन जो कल की ये घटना कायराना करी गई, निश्चित तौर पर ये झकझोर देने वाली घटना है।
और इस घटना का सीधा सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से भी है, क्योंकि अभी वहां पर जो वहां के आर्मी चीफ हैं मुनीश, उन्होंने किस प्रकार से हिंदुओं के प्रति अपना जहर उगला, और ये जो आतंकवादी आए इन्होंने किस प्रकार से हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ के घटना को अंजाम दिया, तो निश्चित तौर पर इसमें पाकिस्तान का तो हाथ है। लेकिन मैं फिर भी एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, पाकिस्तान से जो लोग हमला कर रहे हैं उनकी तो वो फितरत है और वो गंदे लोग हैं, लेकिन मुझे कष्ट उस समय होता है जब हमारे देश के अंदर बैठे हुए जो गद्दार हैं वो कहीं ना कहीं उनका साथ देते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे गद्दारों को भी सजा देने का काम करा जाएगा, चुना जाएगा, ढूंढा जाएगा, और ऐसे लोगों को, और आप तमाम सोशल मीडिया पर भी देख लीजिए, आज ये जो घटना वहां पर हुई है उस घटना का विरोध होना चाहिए, उसके प्रति आपका आक्रोश दिखना चाहिए, ना कि कुछ लोग इसमें भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लगे हुए हैं। ये बड़े गंभीर मसला है। तो निश्चित तौर पर इस घटना का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या जवाब होगा ये बोलने से नहीं होगा, ये दिखाने से होगा, और थोड़ा सा सब्र रखिए। आपको वो सर्जिकल स्ट्राइक भी याद होगी कि जिस समय हमारे यहाँ हमला किया गया था और उसके बाद में हमने घुस के मारने का काम करा था। निश्चित तौर पर ये जो कारायना हरकत हुई है इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत का एक एक बच्चा, भारत का एक एक व्यक्ति इस घटना के अंजाम के लिए बिल्कुल उत्सुक बैठा है, और हमारे देश की सेना और सरकार इस बात को आप देखिएगा कि हम इसका बदला कैसे लेते हैं। निश्चित तौर पर हम सबको ठंडक मिलेगी, ऐसा बदला लिया जाएगा, कुछ ऐसा होगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नहीं तो सर कब तक कश्मीर के लोग पाकिस्तान के रहम पर जीते रहेंगे? नहीं, पाकिस्तान के रहम पर कौन कश्मीर जीता है? कौन कौन ऐसा कश्मीरी है जो ये कहे कि हम पाकिस्तान के रहम? पाकिस्तान क्या रहम करेगा? जो खुद कटोरा लेके घूम रहा है, जिसकी खुद की अपनी आर्थिक हालत आप देख लीजिए। आज पाकिस्तान में लूट होती है किस चीज की? आटे की। आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान आज किस स्थिति में है। वहां डीजल पेट्रोल के आप दाम देख लीजिए, वहां की आप आर्थिक स्थिति देख लीजिए। पूरे देश में भीख का कटोरा लेकर घूमता है, कहीं चाइना के पास जाता है, कहीं कहीं पर जाता है। तो उसके रहम वो क्या करेगा भाई? उसको तो खुद रहम की आवश्यकता, और वो खुद रहम की दुआ करता है। तो पाकिस्तान कोई रहम नहीं। हाँ, ये कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है, भारत ही है। तो ये पाकिस्तान वाली रहम वाली बात ये ठीक नहीं है। आशीष जी, अभी आपने देखा कि धर्म के नाम पर लोग मौत की नींद सो गए। उधर सऊदी अरब जो मुसलमानों का गढ़ माना जाता है, वहां पर पीएम जी गए हुए हैं। यहाँ पर वक्फ बोर्ड का मुद्दा चल रहा है, कपड़ों से पहचान की जा रही है। तो मोदी जी एक तरफ क्यों नहीं चलते हैं? पार्टी एक तरफ क्यों नहीं चलती है? नहीं, मोदी जी तो एक तरफ चल रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश के मुसलमान हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि कुछ यहाँ की राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो मुसलमानों को भाजपा के नाम पर डराती हैं, मोदी के योगी के नाम पर डराती हैं, हिंदुओं के नाम पर डराती हैं। यहाँ के देश के मुसलमानों को इस बातों को समझना चाहिए कि आपके लिए सबसे अच्छा काम करने वाला, आप जब से 47 से यहाँ देश आजाद हुआ, लगभग 50-55 साल कांग्रेस ने यहाँ पर राज किया। आप सोचिए कि इस 50-55 साल में मुसलमानों की हालत क्या है। मुसलमानों की, अभी आपने हाल में ही सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज पंचड़ बनाने वाले जो लोग हैं, तो उनके भाव, उनका मर्म समझिए कि 55 साल बाद भी आज मुसलमान के बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई पंचर जोड़ रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है। क्यों नहीं, जो समाज की मुख्य धारा है उसमें मुसलमान अभी तक क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वोट बैंक के नाम पर उनका प्रयोग किया गया। क्या मुसलमानों में कोई कौशल में कोई उनकी कमी थोड़ी है, लेकिन उनको वो मौका ही नहीं मिला। आज मुसलमानों की हालत क्या है? सच्चर कमेटी में जो रिपोर्ट है उसमें आप अगर पढ़ोगे तो उन्होंने कहा कि दलितों से भी ज्यादा बुरी हालत जो है वो मुसलमान की है। तो इस कौम की ये हालत यहाँ पर किसने करके 50-55 साल में आप इस एक कौम को आप ऊपर ना ला पाए? आप उसके लिए बातें तो बहुत करते हो, हम तुम्हारे लिए खड़े।
मुसलमानों के लिए अगर आवास की व्यवस्था किसी ने करी, छत की, पक्की छत की, गरीबों की व्यवस्था करी तो वो नरेंद्र मोदी सरकार ने करी। अगर उनके लिए राशन की व्यवस्था करी तो वो नरेंद्र मोदी सरकार ने करी। उनके लिए दवाओं की व्यवस्था करी आयुष्मान के माध्यम से तो वो नरेंद्र मोदी सरकार ने करी। उनका खाता खोलने का अगर काम करा जनधन योजना के नाम से तो वो नरेंद्र मोदी सरकार ने करी। अगर उनको शौचालय देने का काम करा तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने करा। ऐसी करके जाने कितनी दर्जनों योजनाएं हैं जो मुसलमानों के लिए। आप बताइए ना, मुसलमानों को यह समझाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपके विरोध में है। अगर भारतीय जनता पार्टी विरोध में है तो मुझे एक कोई मुसलमान यहाँ पर आप लाकर हमसे बात करा दीजिए जो ये कह दे कि जब मैं आवास योजना का लाभ लेने गया तो हमारा आधार कार्ड देखकर कि तुम मुसलमान हो हम तुमको नहीं देंगे, ये बात कोई कह दे। सारे कोई किसी का आधार कार्ड ना राशन में देखा जाता है, ना आवास में देखा जाता है, किसी भी योजना में नहीं देखा जाता है। बसाने का काम हम कर रहे हैं। आज मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। आज मुसलमानों के 70 आईएएस अगर यहाँ पर बने हैं तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार में आने के बाद करें, चूंकि हमने उनको जोड़ने का काम करा, हम उनको तोड़ने का काम नहीं। चूंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो विकसित भारत का लक्ष्य है। विकसित भारत का लक्ष्य क्या, आप एक चीज बता दीजिए, क्या यहाँ पर मुसलमानों को अलग करके हम इस देश को विकसित बना सकते हैं? ये देश विकसित कब होगा? ये देश विकसित तब होगा जब यहाँ पर रहने वाला हर इंसान उस विकसित भारत की रेस में हमारे साथ खड़ा हो। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। भारत देश तभी यहाँ पर विकसित होगा जब भारत देश में रहने वाला हर व्यक्ति उस विकसित भारत के साथ में चलने को लिए तैयार होगा। हम किसी भी कौम को, किसी भी धर्म को, किसी भी जात को, किसी भी बंदे को अलग करके भारत देश को विकसित नहीं बना सकते हैं। और इसीलिए हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ में ये काम कर रहे हैं और उसका हमको लाभ भी मिल रहा है। आज मुसलमानों की जो वोट है वो भी भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं, क्योंकि मुसलमान अब जाग रहा है। बहलाने की कोशिश बहुत करी गई। आप ये समझिए, 3 तलाक, आप खुद महिला है, आप खुद सोचिए कि जो महिला हो, और वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी के साथ को अगर किसी को वो अपना जीवन साथी चुनती है और यहाँ से वो बंदा दुबई चला जाए या कहीं और चला जाए, वो फोन पे बोल देता था तलाक तलाक तलाक, उस महिला का क्या होगा? वो महिला क्या करेगी? आप महिला हैं, आप उस दर्द को शायद समझ पाए, लेकिन वो भी जब हम खत्म करने आए तब भी कुछ ऐसे लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनको विरोध करना है मोदी का, उनको विरोध करना है भारतीय जनता पार्टी का। वो ये नहीं देखते हैं कि ये अच्छी योजना है कि बुरी योजना है। मोदी जी कोई योजना लाए तो उसका हमको विरोधी करना है। आशीष जी, जैसे आपने कहा कि विकास देश का करने के लिए सभी को एक साथ रेस में आना चाहिए, फिर मोदी जी विश्व गुरु कैसे बात बनाने की बात कर रहे हैं? अगर वो मुसलमानों को भी साथ में लेकर चल रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों कह रहे हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात का वो एक सिस्टम अलग है। ये जो भारत देश है, हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब? हिंदू राष्ट्र का अगर जैसे हिंदू राष्ट्र ये घोषित होता है तो उसमें क्या हो जाएगा? क्या हिंदू राष्ट्र में मुसलमान भगा दिए जाएंगे? क्या ऐसा कुछ है क्या? हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है उस परिकल्पना को आप समझिए। हिंदू क्या कहता है, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होगा, उस परिकल्पना को समझने की आप कोशिश करें। ये बहुसंख्यक है यहाँ पर। 57 देश ऐसे हैं जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो प्योर इस्लामिक कंट्रीज है। 57 ऐसे हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जो कैथोलिकल हैं, जो इनके जो कैथोलिकल हैं, उनके वो देश हैं। हिंदू का एक राष्ट्र अगर हम यहाँ पर इसको घोषित करते हैं, उससे विरोध किस बात का है? पहले तो ये बताओ ना कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, बहुसंख्यक भाई 120 करोड़ में 100 करोड़ यहाँ पर हिंदू रहते हैं, और उसके बाद में आप ये समझ लीजिए कि उनके साथ में अन्य जो धर्मों के लोग हैं वो भी उसी प्रेम और खुशहाली से रहते हैं। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, ये देश जब आजाद हुआ, तब जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे में पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनकी जो संख्या थी वो 22% हिंदू थे वहां पर, और भारत देश में 5% मुसलमान थे। ठीक, ये उस समय की बात है जब बंटवारा हुआ। उसके बाद में आप देखिए आज का डेटा आप उठाइए, पाकिस्तान के अंदर में 2% हिंदू बचा।
22% से 2% हिंदू बचा, उसमें या तो उनको कन्वर्ट कर दिया गया, नहीं तो उनको मार दिया गया। भारत देश में जो 5% मुसलमान था वो आज 25% हो गया। तो हमारा देश इतना खूबसूरत है और ये बहुसंख्यक हिंदू ही है जो कम से कम सारी और कम्युनिटी को अपने साथ में लेकर चलने में उसको खुशी होती है। वरना मैं बता रहा हूं ना, आप इस्लामिक कंट्रीज की आप हालत देख लीजिए, जहां पर 22% है वहां 2% बच गए। तो सोच में अंतर है। तो अगर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ आप बहुसंख्यकों के साथ में बहुत आराम से कोई कम्युनिटी रह सकती है। जब पारसियों के साथ में कांड हुआ तो पारसी जो है वो भागकर यहाँ पर आए, भारत देश में है। आज आप देख लीजिए कि उनकी कुछ बहुत पीढ़ियां, कुछ लोग बचे हुए हैं, वरना तो उनका सफाया कर दिया। तो भारत देश ऐसा देश है जो सबको लेकर चलता है और इसके लिए सबसे बड़ा कारक ये है कि हिंदू बड़ा सहिष्णु है। हिंदू जो है वो सबको साथ लेके चलने वाला है, तभी आज 5% से 25% लोग हो गए। लेकिन हिंदुओं को कोई दिक्कत, चूंकि हिंदुओं ने कभी ये काम नहीं करा कि आपको कन्वर्ट करा दें, आपको हत्या करवा दें, ये सब कुछ नहीं काम करा। उन्होंने आपको साथ में लेकर चला, आपके तीज त्योहारों को अपने साथ में लेकर। मैं तो आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा कि जब ईद होती थी तो उनके घर में मुसलमानों के घर से खाना आता था। अब एक प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी बात अगर किसी मंच से कह रहा, तो अभी भी क्या इन लोग, थोड़ा सा मुझे जो बहक जाते लोग, उनको समझना चाहिए ये बात कि मुसलमानों को बहकना नहीं। और मैं थोड़ी सी खुशी इस बात की जरूर है कि मुसलमान जो है वो अब थोड़ा सा समझदार हो रहा है, वो इस तरीके के बहकावे और छलावे में नहीं आना पसंद कर रहा है। आशीष जी, जैसे अभी आपने बीच में पंचर करने वाली बात की, पंचर बनाने वाली बात की, तो अभी आपने देखा होगा ओवैसी का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि वो पंचर की बात कर रहे हैं पार्टी के लोग, लेकिन हम जो लोग हैं वो दोस्तों को अपनी जमीन नहीं बेचते हैं। उन्होंने खासतौर पर अडानी अंबानी पर टारगेट किया। देखिए, ओवैसी जी जो हैं, ये मामला बफ का है और बफ की 3000 करोड़ से ज्यादा की जमीन तो अकेले ओवैसी जी कब्जाए हैं। तो ओवैसी जी को ये अधिकार नहीं, और सबसे ज्यादा दर ओवैसी जी को इसीलिए हो रहा है क्योंकि ओवैसी जी के पास से ही ये सारी जमीन चली जाएगी। बेचारे, उनका दर्द आप समझिए। ओवैसी जी इसलिए परेशान हो रहे हैं। और पंचर वाली जो बात है, मैंने आपको क्या बताया, वो बात एकदम सही है। आप बता दीजिए ना कि मुसलमानों के कितने बच्चे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी में, एक जगह में बैठा हुआ था, वहां पर बात हो रही थी किसी और चैनल पर, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो मैंने कहा मोदी जी ने कड़वी सच्चाई कह दी है, उसको स्वीकार करिए। आप बताइए ना कि क्या मुसलमानों के बच्चे आज मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओ हैं, कितने उद्योगपति हैं, आप मुझे ये बता दीजिए। कितने आईएएस बन गए, कितने बहुत अच्छा अच्छा व्यापार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उनको आपने ऐसा बस वो खा कमा ले, पूरा दिन में कमाते हैं, शाम को खाते हैं। इस स्थिति में देश के 70-75 साल आजादी के बाद भी उनकी ये हालत है। अगर हम उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। हमने बताया है कि आपने क्या हालत करके रखी है, आपने उनको पंचर वाला बना के रखा। हम उससे उनको आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। इसलिए ओवैसी जी क्यों परेशान है वो भी मैंने आपको बता दिया। और अडानी अंबानी को जमीन बेचनी है, अरे अडानी अंबानी इस देश के सबसे बड़े लोग हैं, उनको यहाँ जमीन नहीं, वो विश्व में कहीं खरीद ले, वो चंद्रमा पे भी खरीद ले, तो आप उनको रोक नहीं पाओगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप अडानी और अंबानी के नाम पे, आप हमारे देश के जो उद्योगपति हैं उनके उद्योगों से कितने लोगों को रोजगार मिलता है। विश्व में भारत का नाम ऊपर होता है, विश्व में भारत गरीब देश नहीं गिना जाता है इन उद्योगपतियों की वजह से। तो इनकी इस बात में भी सराहना करिए, वरना आप तो ये चाहते हो कि यहाँ पर सब गरीब हो जाए, तो हमारा देश जो है वो गरीबी की रेखा के नीचे चला जाए। तो आप जो वैसी जैसे लोग हैं यही तो सब भड़का रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। तो ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, और जिस वर्ग से ये लोग आते हैं उस वर्ग के लोग तो सबसे पहले बहिष्कार। वैसे ने ये भी कहा कि हमने अपने सर पर कफन बांध लिया है, और मोदी जी को उन्होंने कसाई भी कहा है, आपने अगर सुना होगा बयान। हाँ, तो कफन बांध लिया है तो बांधे रहे, उस कफन से क्या फर्क पड़ता है किसी को। आप तो हर चीज में मैंने कहा ना कि जब आपकी जमीनें, जो आप कहते हो कि मुसलमानों को आपकी जमीनें छिन जाएंगी, तो वो मुसलमानों की जमीनें नहीं छिन जाएंगी, वो जमीनें उन लोगों की छिन जाएंगी जो गरीब मुसलमानों के नाम पर जो जमीनें वक्फ करी गई थी,
उन जमीनों को आपने छीन लिया है। अपने ही कौम के आप नहीं हो, आप किसी और के क्या होगे। आपने अपने कौम के लोगों के नाम पर जो जमीनें अल्लाह के नाम पर दान करी गई, वक्फ करी गई, वो जमीनों पर आप कब्जा करे बैठे हो। बड़े बड़े मॉल बने हैं, बड़े बड़े, आप वहां से आपको इतना बढ़िया, आपका इतिहास कोई नहीं जानता है क्या कि आप क्या थे और आज आपकी क्या हैसियत है। ये सब वक्फ की जमीनें उठा उठा कर आपने ये काम करा, आपको शर्म करनी चाहिए। इस तरीके से ये ठीक नहीं है। नहीं, ओवैसी का एक और बयान आपने सुना होगा पुराना, उसमें कहा था कि जो एंटीलिया है वो वक्फ की जमीन पर ही बना हुआ है, और जब वक्फ की बात आई तो ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा कि एंटीलिया की जांच होनी चाहिए। ओवैसी ने भी बयान दिया था इस पर, लगता है। अरे तो जांच कराइए, कोर्ट में जाइए, वो आपके लिए रास्ता खुला है, लेकिन किसी को बहलाइए और बहकाइए नहीं। आपके लिए कोर्ट खुला हुआ है, आप जाइए। आप क्या, ओवैसी जी क्या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया कि खाली आदमी को यहाँ पर सिर्फ बहकाने के लिए आप ये बातें कर रहे हैं? आप जाइए, अगर एंटीलिया वक्फ की जमीन पर है आप उसको सिद्ध करिए, कोर्ट जाइए, कोर्ट अगर ओके कर देता है तो आप देखिए फिर कैसे उस पर बुलडोजर चलता है। लेकिन जबरदस्ती की बात कह के लोगों को बहकाना, छल करना, ये ठीक नहीं है। ये आपकी राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इससे सामाजिक सौहार्द भी खराब होता है, ये इनको ध्यान रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें आशीष जी, तो बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रहा है। सत्ता में ही एक दूसरे को लोग ब्लेम कर रहे हैं और खींचातान मची हुई है। केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर योगी आदित्यनाथ के बीच हो मुख्यमंत्री पद को लेकर, आप देख रहे होंगे। नहीं, ऐसी कोई तो मुझे तो अंदरूनी बात चलती रहती है। नहीं, कोई अगर आपके पास उदाहरण हो, कोई बयान हो तो वैसा मुझे बताइए, क्योंकि मुझे ऐसे किसी बयान या ऐसी कोई बात के बारे में जानकारी नहीं है। अगर कोई हो तो आप बताइए मुझे। ओके। और जिस तरह से वक्फ को लेकर ये बयानबाजी हो रही है, ऐसा कारण क्या है कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं? कुछ आप मुसलमान देखे होंगे, वो समर्थन भी करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, विरोध करने वाले ये जो कुछ ओवैसी टाइप के लोग हैं या कुछ और जो पार्टियां हैं, कांग्रेस समर्थित लोग हैं या समाजवादी पार्टी समर्थित, उनके समर्थक कर रहे हैं। वरना आप देख लीजिए ना, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे मुसलमान उलेमा है, मौलवी है, मुल्ला है, वो कह रहे हैं, वो चूंकि बात को समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि वक्फ का दुरुपयोग हो रहा है, वो गलत तरीके से उपयोग में लाई जा रही है, तो वो समर्थन कर रहे हैं। देश का एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों का वो समर्थन कर रहा है। लेकिन जो लोग मोदी विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, मैंने क्या कहा, मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इतने वो अंधे हो चुके हैं कि अगर कोई अच्छा काम भी अगर मोदी जी कह दें कि कल से सब लोग सांस लेंगे, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी, ओवैसी और कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को कह देंगे कि कल से कोई सांस नहीं लेगा, मोदी जी ने कैसे कह दिया। तो ये ऐसे तो लोग हैं, तो ये जाहिलता की पराकाष्ठा है और उनके लोग भी वैसे ही हैं। इसके लिए और कुछ नहीं कहा जा सकता है। वक्फ के नाम पर बहकाने का काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, जैसे कि एक बात और होती है कि सबको एक बराबर देखा जाता है, सरकार एक तरह से देखती है। लेकिन अभी अखिलेश यादव का आपने बयान देखा, उन्होंने फिर इस बात का जिक्र किया कि थानों में जो एसएचओ की भर्ती है, यहाँ पर ठाकुरों की हुई है। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, अखिलेश यादव खुद बहुत बड़े जातिवादी हैं। उनकी पूरी पार्टी जाति, देखो उनकी पार्टी ही जाति पे बनी है। वो तो पीडीए का मुद्दा लेकर चलती है। नहीं, पीडीए की कोई ठेकेदार है क्या? वो सरकार हमारी है, उनसे ज्यादा वोट हमको मिले, तो क्या हमको पीडीए का वोट नहीं मिला? वो तो अब पीडीए के आ गए। और पीडीए से इनका क्या लेना देना? दलितों की ये इतनी बात करते हैं, दलित महापुरुषों के नाम पे सुश्री मायावती जी ने यहाँ पर 8 जिलों के नाम रखे थे, उनको हटाने का काम आपने करा, अखिलेश यादव ने करा। दलित और समाजवादी पार्टी के आजम खान थे, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए उन्होंने क्या क्या गंदे बयान दिए। दलितों की सर्वमान सबसे बड़ी नेता सुश्री मायावती जी, गेस्ट हाउस कांड किसको नहीं याद होगा है? अब उनको मार डालने के लिए आपने प्रयत्न करा, आपके लोगों ने प्रयत्न करा। तो आपको दलितों से क्या लेना देना भाई? आप क्यों ये झूठी राजनीति करते हो? दलितों के सगे बने हो सिर्फ वोट बैंक के लिए। तो दलित क्या इतना बेवकूफ है क्या कि वो उसको नहीं पता है कि आप दलित दलित दलित? अरे आपकी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही, 4 बार में आपने दलितों का कितना उद्धार कर दिया। सबसे ज्यादा मुकदमे जो लिखे गए वो आपकी सरकार में दलितों के ऊपर लिखे। तो दलितों से आपका क्या लेना देना है भाई? दलितों का कोई मतलब नहीं है आपसे। आप पीडीए करिए, लेकिन इस प्रदेश का
पीडीए हो या अन्य जाति हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में सपोर्ट करती, तभी हम सरकार बनाते हैं। अकेले किसी एक वर्ग के सहारे सरकार नहीं बन सकती। अगर हमारी सरकार यहाँ पर दूसरी बार रिपीट हुई है और तीसरी बार 27 में रिपीट होने जा रही है, तो उसके पीछे पीडीए भी है। पीडीए का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हमारे साथ में है और वो हमको वोट देता है। सेम यही बात तो पार्टी समाजवादी पार्टी कह रही है कि पीडीए जो है ये जवाब देगी 27 में, सेम बात कह रही है। हाँ, तो देखेंगे ना कि पीडीए किसके साथ में है। पीडीए तो पता चलेगा ना कि 27 में किसके साथ में है, वो तो 27 का चुनाव बताएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 27 की बात हम 27 में करेंगे। ओके सर, कुछ पर्सनल सवाल पूछ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप बीजेपी सरकार में आप प्रवक्ता हैं, तो कब से जुड़े पार्टी से आप? मैं तो हमेशा से ही जुड़ा रहा, फिर बीच में मैं राष्ट्रीय लोकदल में भी चला गया था और वो भी अलायंस ही है भारतीय जनता पार्टी का। तो उसके बाद में फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में मैंने दोबारा से आकर सदस्यता ली और अब पार्टी के साथ हूँ और पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। इनकी नीतियों और रीतियों को बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। चूंकि पार्टी स्तर पर अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास की वाकई में इस ब्रह्म वाक्य को साथ में लेकर चलती है और इसके अनुरूप ही काम करती है। ओके, तो अभी कभी हुआ कि आपने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य से बिजनेस पार्टी से कभी मुलाकात हुई? हाँ, सबसे मुलाकात होती है और सबसे होती ही रहती है। पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम सब, तो जो हमारे नेता हैं उनसे तो हम मिलते ही रहते हैं समय समय पर। उनका आदेश और उनका कि किस प्रकार से हम लोग और समाज में अच्छा कर सकते हैं, समाज के हर वर्ग को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हमको क्या और अच्छा करना चाहिए, बेहतर तरीके से करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें माननीय आदित्यनाथ जी से, प्रधान मुख्यमंत्री जी से और केशव प्रसाद जी से और ब्रजेश पाठक जी से और अन्य भी और नेता हैं, उन सब से मुलाकात और बात होती रहती है। योगी आदित्यनाथ की ऐसी 3 खूबियां जो उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो, कौन सी अच्छी लगती हैं आपको? देखिए, खूबियां तो उनकी बहुत हैं और 3 नहीं 300 खूबियां हैं। पर्सनल लाइफ से देखिए, उनकी खूबी एक जो सबसे अच्छी लगी कि वो वायस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी धर्म विशेष या जाति विशेष या वर्ग विशेष नहीं, वो कहते हैं कि हम न्याय के साथ हैं और न्याय के साथ में चलने वाला जो व्यक्ति है वो वाकई में उसको ही सत्ता में होना चाहिए। तो माननीय के अंदर में जो सबसे बड़ी खूबी मुझे दिखी तो योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो तो हैं ही, उसके अलावा वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते हैं। वो न्याय फिर सबके साथ में है, फिर वो कोई भी हो, और न्याय को न्याय की पराकाष्ठा तक ले जाने का हिम्मत और जज्बा रखते हैं माननीय। तो ये उनके अंदर में बहुत अच्छी खूबियां हैं। ये सब आप ऐसी क्या खूबियां पार्टी में आपने देखी कि आप समाजवादी पार्टी को छोड़कर या कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि आज अगर आप देखो, पार्टी में आदमी ज्वाइन करने का मतलब ये होता है कि पार्टी का मतलब होता है पार्टी की विचारधारा। और विचारधारा अगर मैं कहूं तो आज समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है? समाजवादी पार्टी आज जातियों के नाम पर लड़ाना चाहती है। वो कहती है कि पीडीए को लेकर चलेंगे। क्या पीडीए के अलावा और कोई नहीं रहता है समाज में? आप ये बताइए कि पीडीए के अलावा भी तो लोग हैं ना यहाँ पर, तो आप समाज में ये जहर क्यों घोलना चाहते हैं जातीयता का? तो ऐसे लोगों से बहुत बचकर रहना चाहिए। वरना मैं बताऊं कि जैसे मैं ब्राह्मण हूं, मैं सवर्ण हूं और मेरे जो मित्र हैं वो दलित हैं, तो कहीं ना कहीं ये जहर कभी ना कभी इतना काम कर जाएगा आने वाले समय में कि 2 अच्छे दोस्त एक दूसरे से बात करने से कतराएंगे। तो आप खुद सोचिए कि क्या उस समाज का क्या होगा। या मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो मेरे बहुत पक्के दोस्त हैं, वो मुस्लिम हैं, तो अब वो मुस्लिम दोस्त मैं उनके यहाँ जाता हूँ, वो मेरे यहाँ आते हैं। तो आप ये खाई डालना चाहते हो कि वो मेरे यहाँ आना बंद कर दें। कहीं ना कहीं आप नफरत का बीज बोना चाहते हो। और यही चीज जो है वो कांग्रेस भी कर रही, वो धर्म के नाम पे लड़ाती है। वो भी आपने देखा कि राहुल गांधी जब अपनी यात्रा पे थे, लोगों से बुला बुला के पूछते थे तुम्हारी जाति बताओ, तुम्हारी।
तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इस समाज को अंदर में जो विघटन करने की कोशिश करी जा रही वो बहुत ही गलत है। ये जहर सामाजिक बहुत गलत है। ये गृह युद्ध करवा देगा। और दो अच्छे दोस्तों को, दो अच्छे परिवारों को, आज आप ये समझिए कि अभी कम से कम इतनी परंपरा रह गई है कि ईद में मैं अपने दोस्तों मित्रों के यहाँ जाता हूँ, हमारी फैमिलीज जाती हैं, दीपावली होली में वो हमारे घर आते हैं, आज वो सौहार्द, हम उनकी सिमई खाते हैं, वो हमारी गुजिया खाते हैं। लेकिन धीरे धीरे समाज के अंदर में जिस प्रकार से ये जहर फैल रहा है, तो आप ये समझिए कि आने वाले समय का क्या हाल होगा, क्या प्रदर्शन होगा। इस चीज को सोचकर भी मेरे रूह कांपती है। तो ये बहुत गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। ये सब बातें जो हैं, ये विचारधारा, इसलिए मैंने इन पार्टियों को नहीं चुना। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस उसमें विश्वास रखती है, तो इसलिए मैं इसमें आया। कभी ऑफर मिला अगर समाजवादी पार्टी से, बड़ा ऑफर, तो क्या आप ज्वाइन करेंगे? मैंने क्या कहा, ऑफर का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना मतलब है कि विचारधारा क्या है। पहले पार्टी अपनी विचारधारा सही करे, सबको साथ में ले, आप मुद्दे लाइए। आप राजनीतिक पार्टियों में कहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को घेरो, आप विकास के मुद्दे पर घेरो, आप सामाजिक और मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, ये सारे मुद्दे ना, हमारी जहां कमी है आप वहां पर हमको घेरिए, अच्छा लगेगा हमको भी। हमारी कमी, आप विपक्ष में हो, तो विपक्ष का मतलब ये नहीं हुआ विरोध। इनको ये लगता है विपक्ष का मतलब होता है विरोध में होना, कि कोई भी काम हो उसका विरोध कर दो। नहीं, विपक्ष का मतलब होता है कि हमसे जो कमी हो रही है वो कमियां आप दूर करो, हमको बताओ, हमारी सहायता करो कि वहां पर भाई आपको नहीं मौका दिया जनता ने, हमको मौका दिया, हम जो कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे उसमें आप हमको वहां पर टोको कि भाई आपको यहाँ पर ये काम करना चाहिए। लेकिन आप तो कुछ अलग ही मोड में हो, आप कुछ अलग ही काम कर रहे हो। तो जब तक विचारधारा नहीं सही होगी तब तक कहीं जाने का कोई वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही मेरा घर है, भारतीय जनता पार्टी ही, यहीं पर ही रहना है, यहीं पर ही काम करना, और इसी पार्टी के माध्यम से समाज को आगे ले जाना और भारत को विकसित बनाना। कभी मन में ख्याल आया कि पार्टी की तरफ से हमें अगर बड़ा पद दे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे जनता के लिए अपने क्षेत्र में? देखिए, वो तो ऐसा है कि उसके लिए पार्टी कभी मना नहीं करती है। ये तो हम सब कार्यकर्ता हैं। अगर मुझे कभी मन में मेरे लालसा हो कि मैं बड़ा पद में लाऊं, तो उस लायक मैं पहले अपने आप को बनाऊं। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं काम करूं, लोग मुझको पसंद करें उस रूप में, और लोग चाहें कि नहीं ठीक है ये हमारे लिए सही हो सकते हैं, तो ये है। बाकी पार्टी से कोई ऐसी अपेक्षा नहीं रखते हैं कि नहीं पार्टी हमको क्यों दे। भाई पार्टी को कोई मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लायक हो, जो काम करे, जो मेहनत करे, जो जिसके अंदर इतनी बात हो, उसके अंदर इतनी जिजीविषा हो कि नहीं हमको अगर कुछ करना है, तो जितने भी पार्टी के लोग हैं, वो हमारी पार्टी में तो सबसे अच्छा यही है ना। हमारी पार्टी कोई परिवारवादी तो है नहीं कि नहीं राहुल गांधी के जो परिवार का है वही प्रधानमंत्री और जो बड़े कांग्रेस के पद होंगे उन पे जाएगा, या समाजवादी पार्टी में परिवारवाद तो है नहीं कि नहीं 35-35 लोग यही एमएलसी भी हो जाएंगे, यही राज्यसभा भी जाएंगे, यही प्रदेश के कारण तारणहार भी रहेंगे, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, इन्हीं में से ही कोई एक आप मुख्यमंत्री लोग। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। अभी आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर में मोहन यादव, जो कोई जानता नहीं था कि ये भी क्या वहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वहां पर बनाए गए। चाहे राजस्थान की आप बात ले लो, तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे अच्छा यही है कि आप अपने आप को प्रूव करिए, उसके बाद आप प्रधानमंत्री तक। माननीय नरेंद्र मोदी जी के भी आप पिछले वीडियो देख लीजिए, किस प्रकार से वो दरी बिछाते थे, किस प्रकार से संघ में सेवा करते थे। तो यहाँ पर कोई परिवारवाद वाला मामला नहीं है। ये पार्टी इस मामले में बहुत अच्छी है। आप बढ़िया से काम करिए, समाज के लिए अच्छा काम करिए, आपको मौका जरूर मिला जाएगा। अभी मुर्शिदाबाद का भी मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है, चर्चा में है। क्यों वहां पर ऐसा क्या कारण रहा है जिसकी वजह से इतना माहौल गरमाया गया, वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं? देखिए, मुर्शिदाबाद को लेकर तो मुझे यही कहना है कि वहाँ की जो ममता सरकार है वो निश्चित तौर पर चाहती है और उकसाती है। क्योंकि मुझे एक चीज और नहीं समझ में आती है, और मैं बार बार इसी चीज को लेकर मुझे थोड़ा सा कष्ट भी होता है कि जो मुसलमानों को किस प्रकार से बहकाया जाता है। भाई वक्फ बिल का मामला है, उससे हिंदुओं का क्या लेना देना। वक्फ बिल का मामला हो हिंदुओं को काट डालो, कहीं और कुछ मामला हो हिंदुओं को मार डालो। तो भाई ये कौन सी चीज होती है?
आपको हिंदुओं से क्या ऐसी नफरत है? वक्फ बिल से ना हिंदुओं का कोई लेना देना, ना वक्फ की जमीन से लेना देना, ना किसी और चीज से लेना देना, लेकिन वहां पर मारा जाएगा तो हिंदू मारा जाएगा। तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके, आप तुष्टीकरण करके आप मुसलमानों को खुश करना चाहते हो। और हमारे मुसलमान भाई भी, अब तो उनसे बार बार मैं कहता हूँ, आप लोगों को क्या हो गया है? आप इन लोगों के बहकावे में क्यों आते हो? वहां पर आप ये बताइए, 500 से ज्यादा परिवार पलायन कर गए, ठीक? वहां पर जो ममता जी हैं वो मिलने किससे गई? क्या किसी पीड़ित से मिलने गई? नहीं, वो एक स्टूडियो में गई। वहां पर तमाम मुस्लिम धर्मगुरु थे, मुल्ला थे, मौलवी थे। आप तुष्टीकरण कर रहे हो वहां पर। आप समाज को किस खाई में डालना चाहते हो? और इन नेताओं की वजह से, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इन नेताओं की वजह से समाज में जो खाई हिंदू और मुस्लिम के बीच में बन रही है, आगे आने वाले समय में इसके बड़े दूरगामी और दुष्परिणाम होंगे। मुझे बड़ा डर है। हमारी पीढ़ी तो निकल जाएगी, लेकिन हमारी आगे वाली पीढ़ियों के बारे में जब मैं सोचता हूं तो मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि जिस प्रकार से आज समाज का जो माहौल है, वो माहौल इतना गंदा हो गया है, इतना गंदा हो गया है कि आने वाले 20, 25, 30, 40, 50 साल बाद आपस में गृह युद्ध हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, अगर अभी नहीं संभाला गया तो। नहीं तो ये सर जिम्मेदारी तो सरकार की ही बनती है ना, अभी अगर देखा जाए तो। और सिर्फ कोशिश भी कर रहे हैं मोदी जी, ऐसा वो बोलते हैं। नहीं, सरकार की जो कोशिश है वो तो हो रही है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में सरकार है उसकी ये जिम्मेदारी निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन वो नहीं निभा रही है। वो तुष्टीकरण में, मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में भी 2 साल करीब हो रहा है, अभी भी वही माहौल बना। नहीं, मणिपुर में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं ना, आप बात समझो। लेकिन वहाँ हिंसा तो हो रही। नहीं, हिंसा हुई है वहां पर। दो जो समुदाय हैं उनकी आपस में, और आज से नहीं, उनकी कई सालों से, कई पुराने सालों से उनकी वो चल रही है। लेकिन जो संदेश खाली में हुआ वो हिंदू मुस्लिम हुआ, जो यहाँ पर हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो ये हिंदू मुस्लिम होना और दो समुदाय के बीच में होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इनको हम एक नहीं ला सकते। संदेश खाली का भी आपने देखा किस प्रकार से ममता सरकार ने वहां पर भी वो शाहजहां शेख करके जो था उसको किस प्रकार से वो महिलाओं का बलात्कार करना, ये वो। और अभी भी आप देख लो, आप खुद एक महिला, आप सोच कर देखिए कि वहां पर जो कम्युनिटी थी, वो जो हिंदुओं की महिलाएं थी, उनसे कह रहे थे कि आप अपनी इज्जत हमको दे दो और तब हम तुम्हारे पतियों को छोड़ेंगे। तो बताइए, इस तरीके से कहना चाहिए? ये बहकावे वाले लोग हैं। क्या बंगाल को बांग्लादेश बनाने की रणनीति चल रही है? क्या उसी तर्ज पर बंगाल आगे बढ़ रहा है? इसके लिए निश्चित तौर पर आपने सही कहा, वहां की सरकार इसके लिए दोषी है। लेकिन इस सरकार जब खुद तुष्टीकरण कराने पर आ जाए तो आप खुद सोच लीजिए कि वो एक गाना था कि जब तूफान आए तो उसको मांझी बचाए, और जब मांझी खुद कोई नाव डुबाए तो उसको कौन बचाए। तो जो वहां का मांझी है, जो वहां की सरकार का मुखिया है, वो जब खुद इस चीज पर उतारू हो जाएगा तो फिर निश्चित तौर पर कुछ अच्छा नहीं होगा। आशीष जी, किस तरह की किताबें पढ़ना आपको पसंद है और कितना किताबों पर आप ध्यान देते हैं, मतलब कितना वक्त देते हैं किताबों को? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, लेकिन मैं किताब जो है वो सिर्फ ज्ञानवर्धन वाली ही करता हूँ। मैं सामाजिक जो भी किताब कौन सी लगती है आपको? नहीं, ऐसे तो किताबें तो बहुत हैं, लेकिन जो मुझे अच्छी तो मैं कोई नहीं, मैं तो सिर्फ कोई भी किताब हो, देखिए किताबों से मुझे इतना प्यार है कि आप 10 किताबें रख जाओ, मैं 10 किताबें पढ़ लूंगा, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ना, और मुझे जो सोशल मुद्दे होते हैं वो किताबें पढ़ने में अच्छी लगती। मुझे वो चीजें पढ़ने में अच्छी लगती हैं कि हम अपने देश को बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसमें जो विचारक होते हैं उन विचारकों को मैं पढ़ता हूँ। इसके अलावा जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री को भी मैं पढ़ता हूँ, हिस्ट्री में क्या क्या हुआ और वहां पर क्या गलती हुई जो अब आगे ना हो, इसलिए मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ। मैं किसी के दोष देखने के लिए कभी नहीं पढ़ता हूँ, मैं ये पढ़ता हूँ कि क्या गलतियां तब समय में हुई थी और उसके क्या परिणाम हुए थे, वो आने वाले समय में अब ना हो पाए, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। यानी कि बहुत आगे जाने की तैयारी है सर आपकी? आगे जाने की तैयारी तो यही है कि बस मैं यही चाहता हूं कि हमारा देश जो है वो खुशहाल रहे, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब लोग अच्छे रहें, सब प्यार से रहें, यहाँ कोई बवाल ना हो, कोई दंगा ना हो, कोई लड़ाई ना हो, हर कोई बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना जीवन यापन करें।
और पूरे विश्व में जो है हमारा भारत देश एक ऐसी नजीर पेश करे कि ये एक ऐसा देश है जहां पर पूरे विश्व के समुदाय के लोग इतने प्रेम से रहते हैं, इतने प्यार से रहते हैं कि वो कहीं और ऐसा नहीं हो सकता है। ये वो भारत में बनाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस मंच पर अपनी बात रखने के लिए, इतनी प्रखरता के साथ, निष्पक्षता के साथ आपने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।